ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। दोस्तों, एक तरफ तो पूरे देश के अंदर जो ईएमआई है गाड़ियों की, उसको 6 महीने आगे डालने की बात हो रही है और जो 6 महीने के अंदर जो ब्याज सरकार लगाने की बात कर रही है उसे भी माफ करने की मांग जो है लगातार पूरे देश के गाड़ी मालिक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहत मिलना तो दूर की बात है, जो फाइनेंस कंपनियां हैं उन्होंने सड़कों के ऊपर आतंक मचाया हुआ है, अगर मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकूं तो, जिस तरीके का व्यवहार वो गाड़ी मालिकों के साथ कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। आपके लिए देखना ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप भी ऐसी फाइनेंस कंपनियों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है वो अमृतसर की है, पंजाब से। गाड़ी मालिक हैं चरणप्रीत सिंह। इन्होंने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र नंबर की ये गाड़ी आप देख सकते हैं। 12 चक्का ये गाड़ी है, 2013 मॉडल। इन्होंने ये गाड़ी 14,35,000 में खरीदी थी 2018 में। 3 लाख रुपए कैश दिया था, 11,49,000 रुपए का फाइनेंस इस गाड़ी के ऊपर कराया गया था। ब्याज वगैरह डाल के कुल जो इसकी कॉस्ट थी वो 17 लाख की ये गाड़ी चरणप्रीत को पड़ी थी, जिसकी 35,500 की एक किस्त बनी और टोटल 48 किस्तें बनी और 20 किस्तें चरणप्रीत पे कर चुके थे 2019 के एंड तक और कुल 28 किस्तें बाकी थी। अगस्त 2019 तक सब नॉर्मल चल रहा था। लगातार चरणप्रीत जो थे अपनी गाड़ियों की किस्तें वो भर रहे थे और कोई दिक्कत फाइनेंस कंपनी की तरफ से भी नहीं थी। लेकिन सितंबर 2019 में एक किस्त सिर्फ, जो चरणप्रीत का कहना है कि वो टूटी और उसके बाद ही चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी ने इनकी गाड़ी को पकड़ लिया। इनके जो रिकवरी एजेंट थे उन्होंने अचानक गाड़ी को पकड़ लिया और उसके बाद 70,000 रुपये लेके लगभग, यानी कि अगले महीने की भी एडवांस किस्त लेके उसके बाद वो गाड़ी को छोड़ा गया। और उसके बाद गाड़ी छोड़ तो दी गई, लेकिन एक तरसेम नाम का व्यक्ति इनके साथ लगा दिया गया। ड्यूटी लगा दी तरसेम की कि हर महीने 20 तारीख को जो किस्त है वो तुम्हें वसूल करनी है चरणप्रीत से, गाड़ी मालिक से, और जमा करवानी है कंपनी के अंदर। और तरसेम निश्चित तौर पर जो था वो चोलामंडलम का ही व्यक्ति था जब उन्होंने इसको अपॉइंट किया। और इस तरीके से ही बाद में होता रहा। हर 20 तारीख को जो थे चरणप्रीत तरसेम को पेमेंट कर देते थे और तरसेम आगे कंपनी में वो पैसे जमा करा देता था। जनवरी महीने में मंदी के चलते चरणप्रीत अपनी पेमेंट जो थी किस्त वो नहीं जमा करा पाए। इसके बाद फरवरी की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है और 20 फरवरी को तरसेम का फ़ोन आता है पैसों के लिए, लेकिन चरणप्रीत उसे बताते हैं कि मैं आज मुंबई में हूं इसलिए तुम्हें कैश नहीं दे सकता। तो तरसेम का कहना ये होता है कि मैं तुम्हें अपने अकाउंट की डिटेल देता हूं, पर्सनल अकाउंट की, तुम उसके अंदर पैसे जमा करा दो और मैं जो तुम्हारी किस्त है वो कंपनी के अंदर जमा करवा दूंगा। तो इसके फ़ौरन बाद चरणप्रीत ने 2 अलग अलग खातों से, जिसकी डिटेल हमारे पास है, वो तरसेम के अकाउंट में जो पैसे थे वो जमा करवा दिए। और उसके बाद वो निश्चिंत हो गए कि ठीक है, फरवरी की किस्त मैंने भर दी है, जनवरी की रहती है वो मैं बाद में अगले महीने साथ ही भर दूंगा। लेकिन शौक उन्हें तब लगा जब 12 मार्च को इनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया। गाड़ी उस समय लोड थी, खन्ना पेपर मिल में वो माल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते से ही इस गाड़ी को पकड़ लिया गया। और कंपनी का इल्ज़ाम ये था कि इसलिए हम गाड़ी पकड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी 2 किस्तें टूट चुकी हैं, जनवरी की और फरवरी की। लेकिन आपने सुना, पहले मैंने बताया कि फरवरी की किस्त तो चरणप्रीत ने तरसेम के खाते में डाल दी थी, लेकिन कंपनी का यह कहना था कि फरवरी की पेमेंट उनको नहीं मिली है और तरसेम की जहां तक बात है वो तो कंपनी छोड़ चुका है। 12 मार्च को ये गाड़ी पकड़ी गई और 16 मार्च को एक नोटिस मिलता है। वो शर्तें बताई गई उस नोटिस के अंदर कि कौन सी शर्तों के चलते तुम्हारी गाड़ी को छोड़ा जा सकता है। उसके बाद चरणप्रीत पहुंचते हैं चोलामंडलम फाइनेंस के जो वहां पर ब्रांच मैनेजर हैं दविंदर सिंह, उनके पास कि मेरी गाड़ी को छोड़ा जाए। लेकिन दविंदर सिंह का यह कहना था कि जितना भी तुम्हारा लोन पेंडिंग है सारे का सारा लोन तुम्हें एक साथ खत्म करना होगा, सारी पेमेंट एक साथ हमें करनी होगी, उसके बाद ही तुम्हारी गाड़ी छोड़ेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस दौर के अंदर महीने की किस्त जमा कराना मुश्किल है गाड़ी मालिकों के लिए, उस दौर के अंदर 15 से 20 किस्तें इकट्ठी जमा कराना किसी भी गाड़ी मालिक के लिए संभव नहीं है। अगर इतने पैसे ही गाड़ी मालिकों के पास हों तो फिर वो फाइनेंस क्यों करवाएं। लेकिन कंपनियों का तो ये धंधा है, उनको इस बात से कुछ पड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो थी वो दविंदर सिंह जो ब्रांच मैनेजर है वो इस बात का जवाब देने में सक्षम नहीं था कि फरवरी की जो पेमेंट है वो तो चरणप्रीत ने कर दी थी। अगर तरसेम ने कंपनी में जमा नहीं करवाई या तरसेम कंपनी छोड़ गया है तो इसमें गाड़ी मालिक का कसूर कहां पर है? ये तो ब्रांच मैनेजर को देखना चाहिए कि अगर उसका एम्प्लॉय पैसे लेके कहीं भाग गया है या जॉब छोड़ गया है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार है, गाड़ी मालिक जिम्मेवार नहीं है। लेकिन चोलामंडलम कंपनी का जो ब्रांच मैनेजर है वो अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर
रहा है। उसका कहना है कि अगर तुम्हें लगता है कि तरसेम तुम्हारे पैसे लेके भाग गया है तो तुम उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। एफआईआर अगर दर्ज होगी तरसेम के ऊपर तो वो चोलामंडलम कंपनी करवाएगी, गाड़ी मालिक क्यों करवाए? उसने तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दिए, जहां फिर चोलामंडलम पहले फोन करके बताती कंपनी जो है गाड़ी मालिकों के, भाई तरसेम अब हमारा एम्प्लॉय नहीं रहा, इसे पैसे मत देना। ऐसा भी नहीं हुआ है। मेरी कोई सुनवाई नहीं की है ना। 2 किस्तां मेरी पेंटिंग हुई, एक मेरे को एक मेरे एम्प्लॉय खा गया। तो बैंक कहती तुसीं हुण इस टाइम 12 मार्च ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫੜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਖਾਧੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਗਾੜੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਚਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਠ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈਂਟਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਮਪਲੋਈ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ 70,000 ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀਆਂ किस्तां दोगे तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ छुट्टनी आ, नहीं तो अहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ नहीं छੱਡ सकते। इसके बाद ये जो पूरा केस था ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को बताया चरणप्रीत ने, गाड़ी मालिक ने, और उसके बाद हमने दविंदर सिंह जो ब्रांच मैनेजर है उसके साथ भी बात की। और सबसे पहली जो हमारे सवाल ये था ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम का कि आपने जो ये गाड़ी रिकवर की है, आपने इसको सरफासी एक्ट के तहत रिकवर क्यों नहीं किया है? सरफासी एक्ट में आपको बताऊं, इसका जो पूरा नाम है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन ट्रस्ट एक्ट 2002। इसे शॉर्ट में हम सरफासी एक्ट बोल देते हैं। 2002 में आया था और इसको लेके एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम दे चुके हैं। काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है इसके अंदर। ये हर गाड़ी मालिक के लिए देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने ये रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट टीवी पर नहीं देखी है तो लिंक हम ऊपर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रहे हैं इस वीडियो का, इसे ज़रूर देखें। ये आपके हकों के लिए है। इस तरीके से गुंडागर्दी से जो कंपनियां हैं वो आपकी गाड़ियों को नहीं पकड़ सकती हैं। सबसे पहले तो इस केस के अंदर जो गलतियां हुई हैं वो ये हैं कि 3 किश्तें जब तक नहीं टूटती हैं डिफ़ॉल्ट नहीं घोषित कर सकती है कंपनी। एक किश्त टूटने पर ही जैसे गाड़ी पकड़ ली गई या 2 किश्तों पर गाड़ी पकड़ ली गई, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। और किसी भी केस में जितनी भी किश्तें टूट जाएं, चलती हुई गाड़ी को रोड से पकड़ा नहीं जा सकता है, ये सरफासी एक्ट कहता है। और भी कई बारीकियां हैं, उसके लिए आपको पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। लेकिन जब हमारी टीम ने पूछा इस ब्रांच मैनेजर से कि आपने सरफासी एक्ट का पालन क्यों नहीं किया, तो उसका जो जवाब था वो शॉकिंग था। उसने कहा कि मुझे तो इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। चोलामंडलम जी, आप कैसे लोगों को नौकरी दे रहे हैं जिन्हें सरफासी एक्ट के बारे में नहीं पता, और वो फाइनेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर है। और इसके बाद जब वो सवालों के जवाब नहीं दे सका तो उसने एक संजीव नाम के व्यक्ति से बात करवाई, जो कि बेहद बदतमीज़ किस्म का इंसान था। बदतमीज़ी से इसने बात की हमारी टीम के साथ और उसने कहा कि गाड़ियों की रिकवरी को लेकर सरफासी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इस व्यक्ति को भी अगर ये चोलामंडलम में काम करता है तो ज़रूर निकाल देना चाहिए कंपनी को, क्योंकि इसको भी सरफासी एक्ट की जानकारी नहीं है और ऐसे नौसिखियों को आपकी कंपनी ने नौकरी दे रखी है। बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है, गाड़ी पकड़ ली गलत तरीके से, चलिए ठीक है। उसके बाद चरणप्रीत का यह कहना है कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि मेरी गाड़ी को ऑलरेडी बेच दिया है इस कंपनी ने। उसे कहीं से पता चला है उसके सोर्सेज से कि गाड़ी में जो माल था उससे किसी और गाड़ी में पलटी कर दिया गया है और उसके बाद उस गाड़ी का सौदा हो गया है। ये बात भी जब हमने कंपनी से पूछी तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है। लेकिन चरणप्रीत अपनी बात पर अड़े हैं, उनके हिसाब से उनकी गाड़ी को बेच दिया गया है। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ 6,80,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 7.5, ਕਿਸੇ ਨੇ 8, 15 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो हुण मेरी गड्डी ये सेल करन दे आ, मतलब निरा धक्का ही कर रही है बैंक, और कुछ नहीं कर सकती, इन्नी गिर गई है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि चरणप्रीत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जो वीडियो हम बार बार कह रहे हैं आप इसको देखें, और बाकी के जो दोस्त हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हैं वो भी सरफासी एक्ट वाला वीडियो उसको ध्यान से देखें। उसके बाद आप कर ये सकते हैं। अब चरणप्रीत लड़ाई तो आपकी लंबी है जो आपको लड़नी पड़ेगी। अब आपके साथ सीधे सीधे जो है वो इलीगल तरीके से आपकी गाड़ी को रिकवर किया गया है, और अगर आपकी बात सही है तो आप इलीगल तरीके से आपकी गाड़ी को बेचा गया है। तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, एक एफआईआर दर्ज करवाएं जिसके अंदर चोलामंडलम कंपनी जो है उसको पार्टी बनाएं, इसके ब्रांच मैनेजर को पार्टी बनाएं, और जो तरसेम नाम का व्यक्ति है उसे भी पार्टी बनाएं। और इस कंपनी के ऊपर सरफासी एक्ट की उल्लंघना का जो है आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। सरफासी एक्ट की जो खास पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको भी हम एक बार फिर से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं ताकि आपकी कोई हेल्प इसके अंदर हो सके।
तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और केंद्र सरकार से हम एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि अगर कोई राहत नहीं दे सकते हैं आप लोग गाड़ी मालिकों को, तो कम से कम ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, NBFC कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरीके का आतंक मचाया, खुद इलीगल एक्टिविटी करके गाड़ियों की रिकवरी कर रहे हैं, उन पर तो कम से कम आप नकेल कस सकते हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।